जिनका इंटर आर्ट्स में भूगोल विषय है, जो बिहार बोर्ड इंटर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जिनका 2026 में परीक्षा होने वाला है, तो चिंता नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है बाबू, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला चैप्टर जो है हमारा वो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र है, जिसका अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है बाबू। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मानव भूगोल किसका अध्ययन है। देखिए, मानव भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकृति और मानव के बीच संबंध। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध का अध्ययन है, यही मानव भूगोल है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, प्रकृति और मानव के संबंध का। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। तो देखिए बाबू, मानव भूगोल के अंतर्गत जो है हम लोग नगरीय भूगोल तो इसके उपक्षेत्र में आते हैं, आर्थिक भूगोल भी इसका उपक्षेत्र है, समुद्री भूगोल भौतिक भूगोल का विषय है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर ऑप्शन जो है समुद्री भूगोल। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं हम लोग, संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संसाधन भूगोल है, तो आंसर यहाँ का जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संसाधन भूगोल। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कोई कहीं की होती है, जैसे मान लो कोई पटना की कन्या तो पटना वाली कन्या। समझ में आया कि नहीं? तो संसाधन भूगोल है तो संसाधन का अध्ययन होगा। आगे देखते हैं, किस विचारधारा का समर्थक रैटजेल और हम्बोल्ट थे। देखिए, रैटजेल साहब जो थे वो नियतिवाद के जनक थे। किसके जनक हैं बाबू? नियतिवाद के हैं। तो रैटजेल और हम्बोल्ट साहब जो है, इन हम्बोल्ट को तो भूगोल के जनक के रूप में भी माना जाता है। ठीक है ना, हमारे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें हमने स्पष्ट कर दिया है। जो वर्तमान भूगोल के जनक के रूप में भी हम्बोल्ट को जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग बाबू, संभववाद के समर्थक कौन थे। तो संभववाद के समर्थक बाबू रे, इसमें से देखते हैं तो विडाल डिला ब्लास को माना जाता है। तो संभववाद के जो जनक होंगे, जनक है वो लूसियन फेब्रे को माना जाता है। किसे माना जाता है? लूसियन फेब्रे। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू, नवनिश्चयवाद विचारधारा को क्या कहा जाता है। देखिए, नवनिश्चयवाद विचारधारा के जनक थे टेलर साहब। उन्होंने इसे रुको और जाओ निश्चयवाद का भी नाम दिया है। आखिर हमारा प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था। तो देखिए, प्रारंभ में जब मानव का अभ्युदय हुआ, धरती पर जो अवतरित हुए, तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही अपने जीवन जीते थे, उनसे बंधे हुए थे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर प्रकृति। ठीक है बाबू, आगे देखेंगे, मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया। तो मानव ने आग की खोज में घर्षण और उष्मा के नियम का ही पालन किया। ठीक है ना, उन्होंने देखा कि टहनियां आपस में रगड़ रही है, गर्म हो रही है और फिर आग जल रही है। ठीक है ना, फिर पत्थर को देखा, इसी प्रकार से उन्होंने आग जलाना सीखा। ठीक है, अब देखते हैं विद्यमान समय में मानव किस पर निर्भर है। तो देखिए, विद्यमान समय हम लोग अपनी छोटी छोटी कामों के लिए भी प्रौद्योगिकी, जैसे टेक्नोलॉजी बोलते हैं। आजकल एक शब्द बड़ा ही फेमस हो चुका है, टेक्नोलॉजिया, है ना, हर कोई मीम्स और रील्स बना रहे हैं इस पे। तो यही जो टेक्नोलॉजी है, ये इसी पर मानव निर्भर है। छोटे छोटे कामों के लिए भी हम लोग इस पर निर्भर हो चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं, विडाल डीला ब्लास के अनुसार मनुष्य ने किसे विकसित किया। तो मानव ने विकसित किया टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को। ठीक है बाबू, आगे हम लोग देखेंगे, मानव निश्चयवाद के अनुसार, नव निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है। देखिए, नव निश्चयवाद के अनुसार जो है वो मानव प्राकृतिक नियमों का ही पालन करता है। हम किसी भी अवधारणा, किसी भी विचारधारा को देखेंगे तो हमें एक बात समझ में आता है कि हम लोगों ने जो कुछ सीखा प्रकृति से सीखा, जो कुछ पाया प्रकृति से ही पाया। तो प्राकृतिक नियमों से ही हम लोग सीखते, प्रकृति हमें सिखाती है, और जबकि समाज हमें क्या करते, बिगाड़ती है। समझ में आई कि नहीं हमारी बात? आगे देखेंगे, प्रौद्योगिकी के विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ। तो प्रकृति के नियमों के अध्ययन के बाद हुआ। ए नंबर ऑप्शन होगा इसका। फिर देखिए, प्रारंभिक मानव किससे डरता था। तो प्रारंभिक मानव जो प्रकृति से ही डरता था। हमें सब कुछ प्रकृति से ही मिला और हम डरते भी प्रकृति के प्रचंडता से हैं, थे, हैं और रहेंगे। प्रकृति ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, मानव कुछ भी क्यों ना कर ले। आगे देखते हैं बाबू, नियतिवाद किस पर आधारित है। तो नियतिवाद जो विचारधारा है वो प्रकृति के नियंत्रण पर आधारित है, प्रकृति को ही श्रेष्ठ माना गया। हम बार बार आपको बता रहे बाबू। आगे देखिए, मानव भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र कृषि से संबंधित है। तो मानव भूगोल का जो, देखिए यहाँ जैसे ही लिख दिया कृषि से संबंधित, तो ऑब्वियसली हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, समझ में आ जाएगा। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पटना की कन्या होगी तो पटना वाली। उसी प्रकार कृषि क्षेत्र है तो कृषि उपक्षेत्र या कृषि क्षेत्र है तो कृषि भूगोल हो गई। आगे देखेंगे, नव निश्चयवाद के समर्थक कौन थे। तो देखिए, नव निश्चयवाद के समर्थक हैं बाबू रे ग्रिफिथ टेलर, जिन्हें नव निश्चयवाद का जनक भी माना जाता है।
ए नंबर ऑप्शन होगा। फिर देखिएगा प्रौद्योगिकी के विकास के बाद क्या किया गया, तो देखिए प्रौद्योगिकी के विकास के बाद ही सारा कुछ हुआ। तो यहाँ देखिएगा सामाजिक नियम तो प्रौद्योगिकी से नहीं रिलेट करता है, धर्म इससे नहीं होगा, राजनीति नहीं होगा, तो अस्पताल और नगरों का निर्माण हुआ, नए समाज का निर्माण हुआ, ठीक है ना। आगे देखते हैं बाबू, डीएनए और अनुवांशिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है, तो बीमारियों पर विजय पाने के लिए। जब हम डीएनए का अध्ययन किए जिससे क्या हुआ, तरह तरह की बीमारियों को समझने में सहायता मिला, उसका इलाज करना आसान हो गया। अब प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी, तो आदिम अवस्था थी, आदि मानव वाली जिंदगी। मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, तो मानव और प्रकृति के संबंधों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है बाबू। आगे देखते हैं हम लोग, संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया। संभववाद के अनुसार समझते बाबू, तो मानव ने क्या किया, प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, है ना। तो प्रकृति में परिवर्तन शुरू कर दिया, है ना। हम लोग देख रहे हैं ना, कहीं जंगल काट के एयरपोर्ट बना दे रहे और कहीं जंगल लगा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे बाबू, आजकल छोटे-छोटे कमरों में देखिएगा पेड़-पौधे लगाकर आदमी को लगता है उसने जंगल लगा लिया, जबकि जंगलों को काट कर ही वो बड़ा-सा घर बनाया जा रहा है। ठीक है? हम लोग देखते हैं नियतिवाद के किस चरण में मानव विकास कम था, तो प्रारंभिक चरण में मानव का विकास कम था। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सीख गए, है ना? पहले प्रकृति पर निर्भर थे, बाद में हम लोगों ने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना सीखा और अब तो हम लोग प्रकृति को बदलते जा रहे हैं, ठीक है? नवनिश्चयवाद किसका मिश्रण है, तो यह नियतिवाद और संभववाद दोनों अवधारणा का मिश्रण है, ठीक है। नियतिवाद जो अवधारणा इसके जनक थे रेक्चल साहब जो कि जर्मनी के थे, संभववाद के जनक हुए लुसियन फेब्रे साहब जो फ्रांस के थे और नवनिश्चयवाद के जनक हो गए टेलर साहब, ठीक है ना, जो कि अमेरिका के थे। इन्होंने कहा चलो दोनों को मिलाकर एक नया विचारधारा लाता हूँ जिसका उन्होंने नाम रखा नियतिवाद, सॉरी नवनिश्चयवाद। आगे देखते हैं मानव ने किसकी मदद से तेज गति वाले वाहन बनाए, तो वायु गति के नियम से, वायु गति के नियम के आधार पर उन्होंने इसका विकास किया। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और कौन सा भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन करता है, तो ऑब्वियसली मानव भूगोल, इसका भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इन ऑब्जेक्टिवों को अगर ध्यान से आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आपको काफी मदद मिलेगी। फिर मानव भूगोल के उपक्षेत्रों में कौन शामिल है, तो देखिए मानव भूगोल के क्षेत्र में तीनों शामिल है, कृषि भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, तो इनमें से सब डी ऑप्शन हो जाएगा। किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है, तो ऑब्वियसली पर्यटन भूगोल में होगा। किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया, तो संभववाद, क्या होगा बाबू, संभववाद। इसमें मानव ने कहा कि हम तो प्रकृति से ही श्रेष्ठ हैं। आगे देखेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे, तो इसका हो जाएगा रेटजल साहब जो कि इसके जन्मदाता भी थे। ठीक है बाबू, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।